Okay, what should be the answer of this question? पहले फर्स्ट पार्ट का करेंगे फिर सेकंड पार्ट. Sir, 2 Newton to the left. 2 Newton to the left. Okay, let me write here. 2 Newton to the left. First part. Leftward. Okay, B का. आ रहा है सेकंड पार्ट का आंसर. फर्स्ट पार्ट क्लियर टू एवरीवन. ये 5 है, इधर 3 है, इधर 2 न्यूटन और लगा दो तो बैलेंस हो जाएंगे. ये भी 5, ये भी 5. नेट फोर्स 0 हो जाएगा. सेकंड पार्ट का सेम, सबके सेम आंसर आ रहा है. यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड मूविंग टू द लेफ्ट जा रही. कांस्टेंट स्पीड में जब डायरेक्शन बता दी उन्होंने लेफ्ट मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. कांस्टेंट स्पीड हियर मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी भी रहेगी. जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो 5 न्यूटन दिस साइड, 3 न्यूटन दिस साइड, तो ये 2 न्यूटन होगा. तो नेट फोर्स शुड बी 0. सिंस नेट फोर्स 0, और यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेट फोर्स 0, रेस्ट के लिए भी नेट फोर्स 0. तो नेट फोर्स 0 होने के लिए 2 न्यूटन लेफ्ट लगाना पड़ेगा दोनों केसेस में. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था सेकंड पार्ट में, बट आई होप कि इट्स ओके नाउ. ठीक है. एक और क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेते. लिखने की जरूरत नहीं है. ये देखो ऑलरेडी वेक्टर्स में किया भी हम लोगों ने कई बार. तो वेक्टर का क्वेश्चन है फोर्स के टर्म में. Which of the figure 6 arrangements correctly show the vector addition of force F1 and F2 to yield the third vector, which is meant to represent their net force F net. तो देखो F1 and F2 का F net कौन सा करेक्ट हो सकता है? ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है. तो वेक्टर कंपोनेंट जो सीखे थे हमने, देखो वेक्टर के कंपोनेंट रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन. देखो सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ना. तो रिजल्टेंट वेक्टर ये, तो ये वेक्टर एडिशन हो गया. और जब हम बोलते हैं ये वेक्टर इसकी कंपोनेंट करो, तो एक इधर आता है, एक इधर आता है. इसको हम इधर शिफ्ट करके इधर ले आते हैं. ऐसे करते हैं कि नहीं? तो वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना. या तो कंपोनेंट करो या ऐड करो, तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो ये इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम किधर होगा? थर्ड वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ता है ऐसा. तो ये तो रॉन्ग हो गया. ये सही है थर्ड वेक्टर. ओके एक मिनट, इसमें भी कुछ मिस्टेक है क्या? एक इधर जा रहा है, एक इधर ये जा भी रहा wrong है सर. है. रिजल्टेंट जो होता है ना, ओके ये देखो, रिजल्टेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द वन वेक्टर एंड हेड ऑफ द अदर वेक्टर से ज्वाइन होना चाहिए when two vectors are taken in the head and tail method. ये सही है, ये भी सही है.
और ये कंपोनेंट तो हम ऐसे करते ही हैं, ये भी सही है, सी डी और ई। सी डी एंड ई। ठीक, तो देखते हैं ऊपर आंसर क्या दिया इसमें, सी डी एंड ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दे गिव द गुड एक्सप्लेनेशन इन लेसनिक हॉलीडे बुक। समझ में आ गया? लेट अस रीड द एक्सप्लेनेशन, देन लेट अस कम बैक टू दैट। सी डी एंड ई करेक्ट है। F1 and F2 must be head and tail. Fnet must be from the tail of the one of them to the head of other. ठीक है, ये सेकंड का आंसर था। ओके, तो ये क्लियर, एक्सप्लेनेशन इज गुड। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, टेल, एक का टेल से स्टार्ट करो, दूसरे का हेड तक लेके जाओ। पर्टिकुलरली जब ऐसे ट्राइंगल बना है, और वैसे ऐसे तो होता ही है, ये कंपोनेंट तुम्हें पता ही होते हैं ऐसे होते हैं, बट इस केस में कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना ट्राइंगल के केस में। तो सी डी एंड डी, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट विल गो बैक टू द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस। जैसे सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं, इसको भी बुक में से कर लेना, जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो देखो, बुलेट ऑफ मास this kg moving with the speed 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after distance of 60 centimeter. ये वुडन ब्लॉक के अंदर इंटर हो गई है बुलेट और 60 सेंटीमीटर पे जाके रुक गई। ये 0.6 मीटर दिया है, रुक गई। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्सेस exerted by the block on the bullet? ये इधर रेजिस्टिव फोर्सेस लगेंगे, ब्लॉक उसको रेजिस्टिव फोर्सेस लगाएगा, तो कैसे निकालेंगे? हाउ मच इज द फोर्स, एवरेज फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द बुलेट, हाउ टू गेट इट? बोलो, मास दिया है, यस, वेलोसिटी दी है, यस, मास एंड डिस्टेंस दिया है, यस, तो मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस से फोर्स कैसे निकाला जाए? हाउ टू गेट इट? और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। u दिया, दिस इज u, ये s दिया है, फाइनल वेलोसिटी इज 0। सर तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। कौन से फार्मूले से? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे आ जाएगा, a मिल जाएगा, देन f इज इक्वल टू m। a माइनस में आएगा तो हम बोलेंगे अपोजिट, रेजिस्टिव फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट? क्लियर? तो काइनेमेटिक इक्वेशन से एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, थोड़ा बहुत एज्यूम करना पड़ता है इसमें, एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेंगे और f इज इक्वल टू ma यूज कर लेंगे। माइनस में आंसर आएगा तो माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में मैग्नीट्यूड में लिखते, माइनस मींस अपोजिट। तो ये सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू योर बुक। ये भी सॉल्व एग्जांपल है। The motion of the particle of mass m is described by this equation. Find the force acting on the particle. तो force acting on the particle कैसे निकालें? F is equal to ma होता है ना, मास तो दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है। एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा? इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो वेलोसिटी बार मिल जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। dv by dt, ओके लिखा हुआ है, जस्ट लेट अस डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। We'll save the time, each second saved is very valuable। ठीक है, ये भी सॉल्व एग्जांपल है वैसे तो। एक मिनट, देखो डिफरेंशिएट कर दिया। देखो पहला डिफरेंशिएशन में ये टी हट जाएगा, यू बचेगा, और टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, जीटी बचेगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यू तो कांस्टेंट होता है, इसका 0 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो जी बचेगा। तो एक्सप्रेशन जी आ गया। वैसे हमें पता ही है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन ही है, एक्सप्रेशन जी होता है। हाँ। तो मास को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg, ठीक है। बट प्रॉपरली इन्होंने डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला और मास से मल्टीप्लाई किया तो mg। क्लियर? तो दिस यू जस्ट यू कैन कंप्लीट। और कोई क्वेश्चन था ऊपर? लेट मी सी। हाँ ठीक है,
अब एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन है, we'll try to do maximum. This is the okay. This is important question. ये important question है. Can you solve it here itself? देखो सॉल्व करके देखो आ रहा है आंसर इसका. Let me ask you one by one. Gone through? बोलो. चलो आसमा बताओ कैसे करेंगे बोलो. How to tackle this problem? Sanket, can you tell? Arjun, Sanskriti, can you hear me? तुम लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? Is there any Yes, problem in sir. audio? Yes, sir. Okay. चलो who will tell? शाश्वत बताओ. Sir, 2 meter per second square. Magnitude. Direction. कैसे? परपेंडिकुलर है तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो 10 न्यूटन आएगा. F net निकाला है. हाँ. ओके. उसके F बाद net वो निकालेंगे. परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो कितने आते हैं? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट विल बी 100. 100 का 10 आ जाएगा. F net इज इक्वल टू, में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एम आई ऑडिबल? फिर से बोलो जल्दी से बताओ. यस सर ऑडिबल. ओके ठीक सर है. आ रही है. ओके क्योंकि बहुत पिंड ऑफ साइलेंट हो गया ना सडनली, इसलिए. तो a विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है ना. हाँ डायरेक्शन पूछा है उन्होंने. तो डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. तो नेट फोर्स किधर होगा? देखो सपोज हमने 8 न्यूटन इधर ले लिया, 8 न्यूटन, और ये जो है 6 न्यूटन इधर ले लिया. तो नेट फोर्स ऐसा कुछ आएगा. पैरेललोग्राम लॉ से करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 आ गया. इसके साथ 8 न्यूटन के साथ एंगल लिख सकते हैं. 8 न्यूटन के साथ एंगल लिखना है तो 6 को इधर ट्रांसफर कर दो. 10 थीटा इज इक्वल टू 6/8 which is 3/4. therefore थीटा कितना आता है? 3/4 में 37 डिग्री आता है. तो 37 डिग्री with 8 न्यूटन फोर्स. और इसके साथ लिखना होगा तो 53 डिग्री with 6 न्यूटन फोर्स. That's how you have to mention किसके साथ कितना डिग्री. अगर एंगल याद नहीं आ रहा तो ऐसे छोड़ दो, फिर ऐसा लिख के छोड़ देंगे. थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 where theta is the angle with 8 न्यूटन. ऐसे लिख के छोड़ देंगे. अगर तुम्हें टेबल नहीं है, मतलब ये रेगुलर वो नहीं है वैल्यू है ना, बट 37 की जनरली वैल्यू एनसीईआरटी बुक में 2-3 जगह आई है, तो यू कैन रिमेम्बर दैट. डिड आई टेल यू 3 4 5 का ट्रायंगल कैसा? यस एंगल के सर. टर्म्स में ऐसा था कुछ 3 4 5. ये 3. ओके नोट्स रिवाइज कर लेना. तीनों के लिए. हाँ नोट्स रिवाइज कर लेना जब हमने पढ़े थे ना. ठीक है. तो दिस इज गुड क्वेश्चन. ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ये होमवर्क में है. बाकी रेगुलर क्वेश्चंस हैं. देखो इसको बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर रेगुलर क्वेश्चन व्हिच कैन बी डन इजीली. जैसे ये है देखो, जस्ट लेट अस गो थ्रू.
constant retarding force 50 Newton is applied on the body of mass 20 kg moving initially with the velocity of 15. How long does the body take to stop? तो फोर्स दिया है, मास दिया है, इससे एक्सेलरेशन निकाल लो, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो, है ना? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैन बी डन इजली. व्हाट अबाउट दिस? कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ mass 3 kg changes its speed from 2 to 3.5 in 25 seconds. चेंज ऑफ स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो इससे वो मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा v माइनस यू बाई टी से. तो बस मास दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा. एफ इज इक्वल टू एम से आ जाएगा जी. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब वी आर यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन एंड देन एफ इज इक्वल टू एम. या तो ए इनडायरेक्टली दिया है या ए निकालना है, मास के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्वेश्चन अपने आप करो, आंसर चेक करो अपनी टेक्स्ट बुक में से. सर उसमें डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन बता सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज स्पीड बढ़ रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पहले 2 थी स्पीड, बाद में 3.5 हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना? तो टर्न नहीं हुई इसकी, है ना? टर्न नहीं हुई तो उसी डायरेक्शन में रहेगी, और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इटसेल्फ फोर्स विल बी देयर बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस इन सर. द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखो क्या आंसर है, देखें. हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया है. और ये भी रेगुलर क्वेश्चन है. द ड्राइवर ऑफ three-wheeler moving with the velocity of 36 sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to the rest in 4 seconds, just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? Mass of three-wheeler is given and driver का भी. तो total mass ये ले लेंगे. ये भी काइनेमेटिक इक्वेशन से, है ना? एक्सेलरेशन निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम दिया है, v इक्वल टू u प्लस at से a आ जाएगा, और f इक्वल टू m. दोनों मास लेना पड़ेगा, ड्राइवर इसके अंदर ही है, टोटल मास ऐड करना पड़ेगा. तो दिस इज आल्सो रेगुलर क्वेश्चन, बट यू शुड ट्राई एंड डू इट कंप्लीटली. इसमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, है ना? 10 मीटर पर सेकंड आएगा स्पीड, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी. तो v इक्वल टू u प्लस at से एक्सेलरेशन आ जाएगा. a माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटार्डेशन फोर्स लिखेंगे हम, ठीक है? तो दिस इज आल्सो रेगुलर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे. ये क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाओ. चलो, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट नाउ इटसेल्फ. कितना आ रहा है सर 100,000 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन? तो ऊपर कैसे जाएगा फिर वो, नीचे आ जाएगा. फेल्ड मिशन है क्या? इट विल इट बी फेल्ड मिशन? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है, पहले नीचे एक थ्रस्ट फोर्स मारता है तो उससे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है ग्राउंड से, तो वो ऊपर जाता है. अच्छा, इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट. ब्लास्ट का थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, है ना? मीनिंग ये निकल रहा है
thrust force of the blast on the rocket. But magnitude भी right नहीं है. There is error in the magnitude also. देखो ये ग्रेविटी में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ नहीं दिया था, पर रॉकेट का हमें पता है कि ऊपर जाना है उसको, है ना. तो रॉकेट का इट हैज टू गो अप. तो कैसे ऐसे रॉकेट बना लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम उसके. ये गैसेस निकल रही है इसमें से ना. तो ये थ्रस्ट फोर्स ऊपर, थ्रस्ट फोर्स ऊपर, इसका वेट भी तो होगा ना. थ्रस्ट फोर्स को सिंबल एफ दे दिया, तो नीचे वेट भी होगा mg. थ्रस्ट फोर्स ऊपर ज्यादा रहेगा तो ऊपर एक्सीलरेट होगा. mg का हमें थोड़ा छोटा बनाना चाहिए वह एरो. जो फोर्स बड़ा होता है उसका एरो बड़ा बनाना पड़ता है. तो हमें थोड़ा सा इसका रॉकेट को नीचे स्लाइड कर सकते हैं, इसको ऊपर करना पड़ेगा. ओके ठीक है. थ्रस्ट फोर्स शुड बी बिगर और mg should be less, then only it will go up. All right. हाँ तो बस अभी लगाओ न्यूटन सेकंड लॉ. तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में F net इज इक्वल टू ma. तो पहला फोर्स कौन सा लेंगे जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है, थ्रस्ट फोर्स है ऑन द रॉकेट और उसका वेट mg नीचे इज इक्वल टू ma. तो निकालना क्या, थ्रस्ट फोर्स निकालना है mg प्लस a. मास 2 into 10 to the power 4. g कितना है 10 ले लेते g को. a कितना है 5. तो ये कितना आ रहा है 15 30. 3 into 10 to the power 5 न्यूटन. 3 लाख न्यूटन फोर्स, है ना. ठीक है ठीक है. ऑलराइट. तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है. अगर तुमने हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया उसको रॉकेट को तब ग्रेविटी नहीं लेनी पड़ेगी. थ्रस्ट फोर्स, फुल थ्रस्ट फोर्स विल बी यूज्ड, है ना. बट वर्टिकली फायर किया तो अपोजिंग फोर्स है. न्यूटन के सेकंड लॉ में अपोजिंग फोर्स लेना पड़ता है इफ इट इज देयर. गॉट इट. यस सर. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, नोट कर लो. फिर आगे भी रेगुलर क्वेश्चंस हैं. देन विल सी द इंपल्स पढ़ेंगे अभी हम लोग. ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये थोड़े बहुत अपने आप भी कर, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको. देन यू डू योरसेल्फ. Body of mass 0.4 kg moving initially with the constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to the constant force of 8 Newton towards south. ऐसे जा रही है. थोड़ी देर के लिए नॉर्थ साउथ हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे. ये नॉर्थ ले लिया और फोर्स ये साउथ है. बॉडी इधर जा रही है ना 10 मीटर पर सेकंड से. एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है 8 न्यूटन. इधर लग रहा है उसमें अपोजिट डायरेक्शन. कितनी देर तक, 30 सेकंड्स तक. टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इक्वल टू 0. जिस समय फोर्स लगाना शुरू किया गया t इक्वल टू 0 पर, द पोजीशन ऑफ बॉडी एट द टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0. ओरिजिन सपोज हमने कहीं एक ओरिजिन ले लिया बीच में, या इधर कहीं, कहाँ ले ले ओरिजिन, बीच में ले लेते ओरिजिन. यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लेते. एंड प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5. -5 जिस समय फोर्स लगाने से पहले वो किधर थी,
इस तरफ कहीं होगी, ऐसे आ रही। 5 सेकंड पहले कहाँ थी वो, कितनी स्पीड से आ रही, 10 मीटर से आ रही। 5 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, 50। तो 50 मीटर एक्स एक्सिस में रहेगी, 50 मीटर इस तरफ कहीं, यहाँ पे ऐसे आ रही है। तो 5 सेकंड में 50 मीटर ट्रेवल करेगी, मतलब 5 सेकंड पहले की बात कर रहे हो। माइनस, वैसे तो टाइम माइनस नहीं होता, बट यहाँ पर इसका मीनिंग ये t इज इक्वल टू 0 कहाँ पे लिया, x इज इक्वल टू 0 पर। और इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, बॉडी इनिशियली विद द कांस्टेंट स्पीड, इससे इनिशियली कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो, 10 मीटर पर सेकंड से इधर से कहीं से आ रही है ना। तो लेट अस सी क्या आंसर दिया इसमें, -50 दिया क्या, हाँ -50 दिया, देखो यू टी माइनस पुट कर दिया इन्होंने। इंटरेस्टिंग है ना, t-5 x इज इक्वल टू यू टी, तो -50। जनरली ऐसा होता नहीं, टाइम माइनस होता नहीं है, बट इस क्वेश्चन में माइनस का मतलब वो ओरिजिन से पहले का टाइम, बॉडी इन्होंने दे दिया कि इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग। 25 सेकंड के बाद क्या होगी, सिंपल सिचुएशन, 30 सेकंड तक तो फोर्स लगी रहा अपोजिट में, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S निकलना है, U कितना है 10 इंटू 25 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन अपोजिट है, एक्सेलेरेशन कितना होगा F अपॉन M। F कितना दिया, 8 दिया, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, मास 0.4, कितना आ रहा है एक्सेलेरेशन, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -20, अपोजिट कर दो, -20, या -20, 25 स्क्वायर, तो कितने आ रहा, सॉल्व करके बताओ ये। सिक्स 25, कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें, देखो एक्सेलेरेशन बराबर है, ये 625 है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ये 10, तो 6, 625 होता है, हाँ तो एक जीरो और है, 6250। इसमें से माइनस कर दो 6000, -6000, मतलब इसका मतलब ये हुआ -6000 मीटर। उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, फोर्स लगातार लग रहा था, आगे जाके डायरेक्शन चेंज करके ओरिजिन से इस तरफ चली गई 6000 मीटर बिहाइंड। लेट्स सी आंसर, हाँ सही है, 6 किलोमीटर दिया ना, -6 किलोमीटर, सही है। और -6 किलोमीटर डायरेक्ट। थर्ड पार्ट अपने आप करना है, जस्ट वी आर नॉट डूइंग ऑल द पार्ट। 100 सेकेंड्स में, तो 100 सेकेंड में यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, और पीछे जाएगी कुछ ऐसे, और पीछे तक चली जाएगी। सर 30 के बाद फोर्स नहीं होगा ना, 30 सेकंड्स के बाद। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यहाँ पर तो दो पार्ट में करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। 30 सेकंड तक तो पहले हमें, 30 सेकंड तक वो अपनी डायरेक्शन जो भी चेंज करके इधर आ गई है ना, उस वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। फिर रिमेनिंग 70 सेकंड के लिए वो इसी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आएगी उसी वेलोसिटी से आगे जाएगी। तो इसमें दो पार्ट में हो जाएगा, D1 तो ऐसे ही आ जाएगा जैसे ये किया हमने, या S1 कर लो, और उसके बाद का S2 दैट विल बी V इनटू रिमेनिंग 70 सेकंड्स। तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी V इज इक्वल टू U प्लस 80 से। दिस यू डू इट, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट प्रैक्टिस के लिए। अगर मैंने जो समझाया पॉइंट नहीं भी समझा तो थिंक इंडिपेंडेंटली, दिस मच इंट इज इनफ कि 30 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया,
उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से वो आगे जाएगी 70 सेकेंड तक, तो दैट डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट मच हिंट इज इनफ। तो दिस इज क्वेश्चन इज गुड, कॉम्पिटिटिव लेवल भी है और अपना बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। So this you try yourself and get the right answer, whatever hint I have given, even if you are not followed, think, पढ़ो 2 बार, समझ में आ जाएगा। Alright, just we'll wind up in 1 or 2 क्वेश्चन के बाद। देखो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है क्वेश्चन, इसमें भी समथिंग न्यू इज देयर। लेट्स सी। Truck starts from rest, accelerating uniformly with this acceleration at t is equal to 10 seconds. Stone is dropped by the person standing in the top on the top of the truck 6 meters high from the ground. What are the velocity, acceleration of the stone at t is equal to 11 seconds? Neglect air resistance. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके वाइंड अप करेंगे या इसको हिंट दे के वाइंड अप कर देते हैं। क्वेश्चन समझ लो, पहले पढ़ लो, समझ लो, ट्राई करो, फिर मैं हिंट दूंगा। ट्रक का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है ना, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड कि वो रिलीज होने के बाद ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इससे वेलोसिटी निकालनी पड़ सकती है। चलो एक एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, at t is equal to 10 seconds, stone is dropped। तो समय स्पीड कितनी होगी ट्रक की? जो जब हम स्टोन ड्रॉप करते हैं, एक्सेलेरेशन की मेमोरी तो नहीं लेके जाएगा, बट स्पीड या वेलोसिटी की मेमोरी तो लेके जाएगा वो। v is equal to u plus 80, 20 हो जाएगा ना। 20 मीटर जब पर हम सेकंड। जब हम ड्रॉप करेंगे ना, तो 20 से ऐसे आगे बढ़ेगा वो, ऐसे आएगा यहाँ पे। प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था थोड़े दिन पहले, इट इज केस ऑफ दैट। तो 20 से आगे चलेगा वो, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, हाइट कितनी है 6 मीटर। तो नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रीवियस केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसमें स्पीड निकाली थी इफ यू रिमेंबर। सेकंड पार्ट इज वेरी इजी। अच्छा सेकंड पार्ट वेरी इजी तो नहीं है, हमें ये पता नहीं कि t इज इक्वल टू 11 सेकंड में वो कहाँ पर है, ग्राउंड में पहुंच गया और आके रुक गया है ना, ग्राउंड में हिट करा रुक गया, तब तो उसका 0 हो सकता है। हवा में है तो 9.8 डाउनवर्ड होगा, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? पहले हम नीचे आने का टाइम निकाल लेते हैं ना। तो हाउ टू गेट द नीचे आने का टाइम, एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ऐसा, वर्टिकल मोशन में कंसीडर कर लेंगे इसको, वर्टिकल ये वाला। एफ दिया है 6, ओके ये वाली कौन सी इक्वेशन लगाए बताओ? चलो यू टेल मी, जस्ट कैन यू रिकॉल द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न, कौन सी इक्वेशन और कैसे? चलो पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना जरूरी है क्या, कि कितने देर में ग्राउंड में आके हिट कर रहा है? ये चेक करना जरूरी है ना कि उस समय वो है कहाँ पर, ग्राउंड में पहुंच तो नहीं गया। ग्राउंड की कंडीशन कुछ दी है हमें, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली। अच्छा 11 सेकंड, देखो यहाँ से 10 सेकंड के बाद तो छोड़ा गया, 11 सेकंड मतलब 1 सेकंड के बाद है ना, छोड़ने के बाद 1 सेकंड के बाद ग्राउंड तक आने का टाइम कितना लगेगा? चलो t इज इक्वल टू ग्राउंड 2h/g से निकालते हैं ना, तो 2h कितना है 6, g 10, तो रूट ऑफ 1.2, तो मोर देन 1 सेकंड है। तो ये तो हमें 1 सेकंड की जर्नी बता रहा है ना। देखो 10 सेकंड के बाद छोड़ा गया, तो 1 सेकंड, t डैश इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद हमें निकालना है। ये t लिया हमने, t वाज 10, तो t डैश इज डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो t इज इक्वल टू t2 माइनस t1,
11, ये T1 कर दो इसको, है ना, 11 - 10 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, छोड़ने के बाद 1 सेकेंड है, गॉट इट। तो अभी एयर में ही है वो, जी तो 10 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो हमें पता ही लग गया एयर में। सेकेंड पार्ट का आंसर पहले लिख देते, बी इज 9.8 डाउनवर्ड। तुम्हें पता लगा कि हमने कैसे पता लगाया कि ग्राउंड में नहीं पहुंचा है? ये जो है टाइम इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट 2h/g, 6 है, 12/10, 1.2 समथिंग, इसका रूट जो है 1 से ग्रेटर होगा, दिस इज ग्रेटर देन 1, टी इज ग्रेटर देन 1, और ये 1 सेकेंड में उसने बोला कि 1 सेकेंड, 11 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज, तो ये 1 सेकेंड आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज मोर देन 1 सेकेंड, हवा में ही है अभी, तो जी तो 9.8 हो गया। वेलोसिटी निकाल सकते हैं अभी, वेलोसिटी का रिवाइज करो और बताओ। ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था वेलोसिटी निकालने का, सॉलिड एग्जांपल ही था वो। डू यू रिमेंबर, एनीबॉडी रिमेंबर्स हाउ टू गेट द वेलोसिटी? सर जी एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं हाँ, देखो जी वेलोसिटी के। उन्होंने 10, ओके करेक्ट, तो ये जी 10 दिया है, देखो आंसर में 10 दिया, तो जी हम 10 लेके ही सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, है ना। वैसे मेंशन करना चाहिए इन लोगों को, तो जी 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो उसी से करेंगे डाउनवर्ड। तो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, 20 रहेगा। यहाँ सपोज 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, ये तो 20 रहने वाला है। वर्टिकल निकालना पड़ेगा, वर्टिकल कैसे निकालेंगे? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई तो हॉरिजॉन्टल जब छोड़ते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट रहता ही नहीं इनिशियल, ये तो 0 हो गया। ए वाई कितना है, डाउनवर्ड 10, T1, तो वी वाई इज -10 आ रहा है नीचे की तरफ ऐसे, ये -10, और ये कितना है, ये भी, ये कितना है 20, इसका अंडर रूट निकाल लो, ठीक। सब पूरी हिंट मैंने दे दी तुम लोगों को, ऑल दैट वाज गिवन, इफ यू कुड गेट इट यू कैन गेट द राइट आंसर। दिस इज आल्सो थोड़ा सा लेवल 2 का क्वेश्चन है, 10√5। जो भी है ना, 400 500 आया रूट के अंदर है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इसके बाद हम लोग इम्पल्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इम्पल्स के पॉइंट्स हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम के हैं, फिर से न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूटन थर्ड लॉ भी है, एंड देन रिमेनिंग पॉइंट्स। उसके बाद थोड़ा और फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड कर दूं? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके चलो फिर, थैंक यू।